आयुष बहुत ही सीधा-साधा लड़का था और वो अभी अपने कॉलेज में पढ़ता था। वो इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था कि उसके बहुत ही लिमिटेड दोस्त थे और उसका ज़्यादातर टाइम जो है वो पढ़ाई-लिखाई में, लाइब्रेरी में और ऐसे ही नोट्स बनाने सब में निकल जाता था। वो और लोगों की तरह कभी भी बाहर कॉलेज के हैंग आउट नहीं करता, कभी भी इधर-उधर दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाता, क्योंकि उसका सारा टाइम जो था वो डेडिकेटेड था उसके करियर को लेके। और आयुष के इसी नेचर की वजह से उसके दोस्त भी बहुत ही कम बनते थे। अब जब उसके दोस्त इतने कम थे तो किसी लड़की का उसकी दोस्त होना या फिर उसके साथ हैंग आउट करना जाना, काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशनशिप था वो उसके लिए अभी तो पॉसिबल नहीं था। अब जो उसके साथ के दोस्त यार थे, उनके रिलेशंस थे, उनके अपने प्लान्स होते थे, लेकिन इन सब में आयुष कहीं किसी दूसरी दुनिया में जीता था और वो इन सब से बहुत अलग था। और घर वाले भी इस चीज़ पे बहुत प्राउड फील करते थे कि वो इतना डिफरेंट लड़का है। और वो था भी काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से करने वाला, अपने काम से काम रखने वाला। खैर वो अपनी रोज़ क्लास अटेंड करता, लाइब्रेरी जाता, शाम को अपनी ट्यूशन जाता, इन सब में उसका दिन निकलता। अब इन्हीं दिनों के बीच में एक दिन ऐसा आया जब उसे क्लास में कोई एक बहुत ही अलग सी लड़की मिली। और मिली क्या, वो आयुष को देख रही थी और आयुष उसे एक निगाह में बस उसने देखा और अपनी निगाहें नीचे कर ली। लेकिन वो लड़की आयुष को लेके पता नहीं थोड़ा-सा अट्रैक्टेड थी या जो भी था, वो हमेशा आयुष को देख के हल्की सी स्माइल पास करती और आयुष तिरछी निगाहों से उसे देख के बस वहाँ से आगे कुछ भी नहीं करता, बस जाने देता। और अब ये चीज़ थी कि वो जब भी क्लास में बैठता, वो लड़की हमेशा उसे देखती रहती बार-बार। जब भी वो बाहर जाता या फिर छुट्टी के टाइम, हमेशा वो लड़की उसे देख के, जैसे होता नहीं निगाहों का प्यार, उस टाइप की चीज़ें चलने लगी। और आयुष बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, वो बस अपने काम से काम रखता। लेकिन वो लड़की आयुष को कई बार ऐसे देखती कि बस आयुष को शर्म सी आ जाती और वो पिघल जाता वहाँ पे। अब वो लड़कियाँ नहीं होती जो थोड़ी टॉकेटिव टाइप की होती हैं, ज़्यादा बातें करने वाली इधर-उधर की और दुनिया की कहानी बताने वाली, वो कोई वैसी लड़की थी और दिखने में बहुत क्यूट थी। अब आयुष क्या था, वो इंट्रोवर्ट था, उसको इतनी बातें करना पसंद नहीं था। तो कहीं न कहीं अपोज़िट अट्रैक्ट्स कहते हैं ना, तो वो चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही थी और आयुष उससे कुछ नहीं कहता था, बट कहीं न कहीं वो भी एक आध बार निगाह उठा के उसको देख लेता। जब भी वो किसी को कुछ बोल रही होती, जब भी हँस रही होती ऐसे खुल के, और आयुष को बस ऐसे ही वो अच्छी लगने लग गई। लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बोला इस बारे में और वो बस उसे रोज़ देखता जाते-आते। अब वो लड़की शायद आयुष से बात करना चाहती, क्योंकि आयुष को एक आधी बारी उसने अप्रोच किया ऐसे बुक्स लेने के बहाने, नोट्स लेने के बहाने, लेकिन आयुष हड़बड़ा के वहाँ से उठ के चला जाता था और वो उसके दोस्तों से बात करने लग जाती थी। अब चीज़ें ऐसे ही चलती रही। एक दिन की बात है जब आयुष लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। अब पता नहीं उसको कैसे पता चला कि आयुष लाइब्रेरी में होगा या इत्तेफाक से मिल गए होंगे वो। आयुष पढ़ रहा था लाइब्रेरी में और वो लड़की सामने लाइब्रेरी के गेट से आने लग गई अंदर, और आयुष ने जैसे उसको देखा वो एकदम अनकंफर्टेबल हो गया और बिल्कुल एकदम से ऐसे अपने आप को देखने लग गया, वो कैसे बैठा है, क्या कर रहा है, थोड़ा सा कंसर्न हो गया अपने आप को लेके और बस ध्यान वो किताब में ही दे रहा था दिखाने के लिए अभी कि वो उसको ध्यान नहीं दे रहा। बट कहीं न कहीं आयुष उसको बहुत पसंद करता था और इस बात से डरता भी था कि वो उसे बता देगा तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा सब कुछ और उसका कहना भी ठीक नहीं है। खैर वो लड़की धीरे-धीरे चल के अंदर लाइब्रेरी में आई और आयुष जहाँ बैठा था वहाँ सामने की चेयर निकाल के अपनी बुक खोल के बैठ गई। थोड़ी बहुत देर पढ़ने के बाद वो आयुष की तरफ देख के बोली, तुम्हारे पास इस सब्जेक्ट के नोट्स होंगे क्या? तो आयुष ने बड़ा अनकंफर्टेबल होके बोला कि नहीं, अभी तो मुझे भी बनाने नोट्स। तो उसने मजाक में बोला, अच्छा मुझे लगा तुम इतना ज़्यादा पढ़ते हो, सब कुछ तुम इतना अच्छे से कर रहे हो, तुम्हारे पास नोट्स भी होंगे, तुमने अभी तक नोट्स ही नहीं बनाए। अब ऐसी बातें होने लगी तो उसमें आयुष ने एक आधी बार उसका रिस्पॉन्स कर दिया बातों का। अब वो लड़की एक आधी बात का रिस्पॉन्स मिलने के बाद इतना ज़्यादा आयुष से बात करने लग गई कि आयुष उसकी बातों में खो गया और अब आयुष उसको एकदम सामने से एकदम अच्छे से देख के उससे बात कर रहा था। बात क्या, वो हाँ ना में जवाब दे रहा था और उसका बस चेहरा देख रहा था कि वो कितनी प्यारी लगती है जब वो बोलती है और सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगता था उसके बारे में। लेकिन अभी भी वही बात थी कि अगर वो बोल देता तो सब बात बिगड़ जाती और वो बस चाहता था कि बस वो ऐसे ही बोलती रहे, ऐसे ही सुनता रहे। खैर लाइब्रेरी का टाइम खत्म हुआ और इन दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और चले गए। अब ये चीज़ें ना डेली होने लग गई। अब धीरे धीरे चीज़ें इतनी ज़्यादा होने लग गई कि आयुष को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई उस लड़की के लिए, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि बस आयुष को
एक दिन भी अगर वो ना दिखे तो उसका मन नहीं लगता, वो उसका हर टाइम वेट करता और बाहर निकलता क्लास के तो उसको ढूँढता, स्कूल के बाहर जाता तो उसको ढूँढता कि उसको बस होता है एक झलक दिख जाए बस उसकी, ऐसा हो जाता। तो कहीं न कहीं आयुष के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। अब वो लड़की, उसका भी नेचर थोड़ा-सा ऐसा था, बातचीत करने वाला, तो आयुष को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी वो। अब वो लड़की ना आए तो आयुष को प्रॉब्लम होती थी, वो आती थी तो आयुष को प्रॉब्लम होती थी कि यार कुछ कह नहीं पा रहा और मैं इसे इतना पसंद करता हूँ, और अगर मैंने नहीं कुछ बोला, किसी और ने कुछ कह दिया इसको और ये उसके साथ चली गई तो मेरा क्या होगा। बहुत सारी कश्मकश में उसकी लाइफ चल रही थी। बहुत एक दिन हिम्मत करके उसने सोचा था कि एक दिन कुछ बोल देगा उसको, इनडायरेक्टली हिंट कर देगा। अब आयुष का कोई दोस्त तो था नहीं कि उसको इस पे गाइड कर सकता या बता देता, और आयुष इतना इंट्रोवर्ट था, कभी किसी को बताया भी नहीं उसने इस बारे में। तो जो भी करना था आयुष को खुद से करना था। अब इत्तेफाक की बात है, एक दिन आयुष और वो लड़की पहले ही क्लास में पहुंच गए। अभी क्लास में कोई भी नहीं आया था। अब क्लास में कोई था नहीं, वो लड़की ऐसे ही क्लास में बैठ के बुक पढ़ रही थी अपनी, और जैसे आयुष ने बैग रखा तो आयुष को बड़ा अनकंफर्टेबल लगा कि अकेले मतलब वो पढ़ रही है, तो बाहर जाने लगा। तो उस लड़की ने आयुष को आवाज़ दी और बोला कि तुम बाहर क्यों जा रहे हो, बैठ जाओ ना, ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो आयुष ने बोला कि हाँ आप पढ़ो, मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर में, अभी बाहर दोस्त वगैरह आ रहे होंगे। तो वो लड़की बोली कि अरे तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, मुझे पता है, तुम खुद इतना पढ़ाई में डूबे रहते हो, तुम्हें दोस्त बनाने का टाइम कहाँ है, इतने दिन से मैं तुमसे बात करती हूँ और तुमने आज तक मेरा नाम तक नहीं पूछा। तो आयुष ने शर्माते हुए बोला कि नहीं, मुझे आपका नाम पता है। तो उसने बोला अच्छा क्या नाम है मेरा। तो उसने बोला कि आपका नाम नेहा है। तो वो लड़की हंसने लगी कि चलो ठीक है भाई, तुम्हें मेरा नाम तो पता है। अब ये इंटरेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, यहाँ पे इनकी थोड़ी बातचीत हुई। अब आयुष ने बहुत हिम्मत करके नेहा को बोला कि मैं, अगर आप बुरा मत मानो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो वो लड़की शायद इसी मोमेंट का वेट कर रही थी। उसने बोला कि तुम मुझसे कोई और बात तो नहीं करना चाहते ना। तो आयुष को थोड़ा सा अजीब लगा कि कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं ऐसे क्या बोलने वाला हूँ। तो आयुष ने बोला नहीं नहीं, बस मैं ऐसे नॉर्मली आपसे थोड़ी बात करना चाहता था। तो नेहा ने बोला पहली बात आप मत करो, और हम साथ क्लास में पढ़ते हैं तो तुम आराम से पहले बात कर लो, अगर जो बात कर सकते हो यहाँ पे कर लो। तो आयुष ने बोला कि नहीं, मैं तुमसे कॉलेज के बाद मिलूंगा और वहाँ पे तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो नेहा ने बोला ठीक है। अब जैसे ही नेहा ने आज मिलने को बोला, आयुष और नेहा दोनों के ऐसे जैसे कि वो होता है ना, मतलब बिल्कुल बेसब्री से इंतजार करना कि बस छुट्टी हो और हम जाके बाहर मिले, वैसी फीलिंग आ रही थी। और आज इन्होंने साथ में क्लासेस ली और धीरे धीरे करके छुट्टी का टाइम हो गया, दोनों बाहर निकले। अब आयुष नेहा को रोक के कुछ बात करना चाहता था, लेकिन तभी नेहा पहले आयुष के पास आई और बोलने लगी कि तुम क्या मेरे साथ कुछ दूरी पे चल सकते हो, यहाँ मुझे तुमसे बात करना ठीक नहीं लग रहा, और मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ, सुनसान है, वहाँ चल के बात करते हैं। तो आयुष ने बोला ठीक है। अब यहाँ पे पहली बार नेहा ने आयुष का हाथ पकड़ा और आगे लेके बढ़ने लगी उसको, और आयुष को बड़ा अजीब लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था कि इतने टाइम बाद कोई इतना क्लोज या कोई अपना इतना हक समझ के इसको आगे खींचते जा रहा है। आयुष गया फटाफट उसके साथ में। चलते चलते ये लोग पहुँच गए एक ऐसे बहुत ही काइंड ऑफ जंगल जैसा भी था, लेकिन उतना घना जंगल नहीं, कुछ कुछ पेड़ थे, लेकिन वो रास्ता बहुत सुनसान था। वहाँ पे गए और नेहा ऐसे एक पेड़ के नीचे बैठी और आयुष को बोलने लगी हाँ बताओ तुम क्या कहने वाले थे। तो आयुष ने बोला कि मैं बस तुमसे ये कहना चाहता था कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, और मैं तुमसे ये बात काफ़ी टाइम से कहना चाहता था, लेकिन कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया, और मुझे पता है अगर तुम आज मना भी कर दोगी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हमेशा रहूँगा, और बस यही सब कुछ था, और तुम बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। तो नेहा ने ऐसे एक्सप्रेशन दिए ना जैसे कि वो यही सब सुनना ही चाहती हो उससे, और बड़ी इमोशनल होके बोलने लग गई कि इस बात को सुनने के लिए मैंने कितना ज़्यादा वेट किया है, तुम्हें पता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है बस मैं चाहती थी कि एक बारी बस तुम मुझे ये सब कुछ बोल दो और हमेशा के लिए मैं तुम्हारी हो जाऊँ। और ये सब बातें आयुष को बहुत अच्छी लग रही थी कि भाई इतना ज़्यादा था, उसकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट लग रहा था यहाँ पे उसे। अब ऐसे ही आयुष ने उसको पूछा कि तुम रहती कहाँ पे हो, तुम्हें लेट तो नहीं हो रहा घर जाने के लिए। तो नेहा ने बोला कि अरे मैं तुम्हें अपने घर पे तो लेके आई हूँ, यही तो मेरा घर है, सामने जो पेड़ है। तो आयुष को थोड़ा वियर्ड लगा कि ये मजाक कर रही है, पागल है एकदम, सच में कुछ भी बोलती है। तो आयुष ने बोला कि मजाक नहीं, सच में पूछ रहा हूँ, तुम्हारे घर वाले वेट कर रहे होंगे, कहाँ पे रहती हो। तो नेहा ने बोला कि सच में मैं यहीं पे रहती हूँ, ये पेड़ ही मेरा घर है, और कभी भी तुम आओ रात में आके चेक कर लेना, मैं यहीं पे रहती हूँ हमेशा। और इतना बोलते ही नेहा का शरीर जैसे ट्रांसफॉर्म करने लग गया, और देखते ही देखते नेहा सामने, अभी भरी दोपहरी थी,
और रास्ता पूरा सुनसान था एकदम, बस जो लू चलती है गर्मी में उस टाइप की हवा चल रही थी। नेहा धीरे-धीरे, जो इतनी सुंदर, इतनी ज़्यादा प्यारी और टॉकेटिव लड़की थी, एकदम से बढ़ते-बढ़ते अजीब शरीर हो गया उसका। उसका चेहरा इतना ज़्यादा डरावना हो गया कि बस आयुष को अब समझ नहीं आया था कि क्या करे वो। और अभी भी उस जो भी चुड़ैल थी उसके हाथ में आयुष का हाथ था, और वो जो चुड़ैल थी उसके एकदम सफ़ेद बाल, सफ़ेद आँखों की पुतलियाँ, चेहरा ऐसा जैसे कि बिल्कुल सूख के उसका नीला हो गया वो चेहरा, बहुत ही ज़्यादा भयानक। और आयुष वहीं पे जम गया, उसकी आँखें इतनी बड़ी-बड़ी हो गई कि ये सब क्या हो रहा है? उसको समझ नहीं आया कि भई मतलब मैं आया था इससे मिलने, एकदम से कैसे, मतलब उसके सामने जो बैठा इंसान था अभी, जिसे वो इतने टाइम से जानता था, मानता था, वो एकदम से चुड़ैल जैसी बन गई। और आयुष बस अपने आप को हिलाना चाह रहा है बट हिल नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा डरा हुआ है, या फिर जो भी कह लो कि आप सामने वाली जो आत्मा थी उसके कंट्रोल में था, उसे खुद समझ नहीं आया था। वो अपना हाथ खींच रहा है बार-बार, लेकिन वो अपना हाथ भी नहीं खींच पा रहा। और अब जो वो आत्मा थी, जो मतलब अब तक नेहा अपने आप को बुला रही थी, जो वो चुड़ैल थी, वो आयुष को कहने लगी कि आयुष, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहो, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। मुझे पता है इंसान बहुत ख़राब होते हैं और कुछ टाइम का वादा करके इंसान को आगे सफ़र करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं, बट मैं वैसी नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारा साथ दूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सब कुछ बोल रही थी वो, और आयुष एकदम काँप रहा था डर के मारे, बहुत काँप रहा था कि बस वो कैसे भी यहाँ से भागे और वापस वो यहाँ कभी नहीं आएगा। आयुष की पूरी डर के मारे हालत ख़राब थी, और जैसे तैसे वो अपने आप को छुड़ा के वहाँ से बस भागा अपने घर की तरफ। घर भागा आयुष, भागते-भागते घर पहुँचा, और उसकी मम्मी पूछने लग गई कि क्या हुआ, तुम इतना डरे सहमे से क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है ना? उसने अपनी मम्मी को एक शब्द पलट के जवाब नहीं दिया और भाग के अपने रूम में चला गया। अब रूम में जाने के बाद आयुष अपने रूम से, पूरी शाम हो गई, रात होने को आई, निकला ही नहीं। वो रूम में बंद था एकदम। और उसकी मम्मी रात में रूम में जब गई पूछने के लिए कि क्या हुआ, तुम 2-3 बार तुम्हें आवाज़ दी, तुम आए भी नहीं, मुझे लगा पढ़ रहे होगे। आयुष कुछ नहीं बोल रहा था, बस बिस्तर पे एकदम सीधा लेटा हुआ था, और उसकी बॉडी एकदम जैसे एकदम तपता हुआ कोई वो नहीं होता है बर्तन जैसा, वैसे एकदम जल रही थी उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा। वो कुछ नहीं बोल पाया था, उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी खुली हुई हैं, जैसे कि उसने पता नहीं क्या ही देख लिया। उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई और फटाफट डॉक्टर को बुलाने लग गई कि भाई इसका इतना बुखार इतनी तेज़ हुआ है, क्या कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया। डॉक्टर आए, थोड़ी बहुत दवा दी, इंजेक्शन लगाए, और उसको बोला कि ध्यान रखिए, उसको बुखार हुआ है बहुत तेज़। लेकिन आयुष को जो दिख रहा था वो किसी को नहीं दिख रहा था। आयुष जब बिस्तर पे लेटा तो उसको छत पे एकदम वही जो आत्मा थी, चुड़ैल थी, वो सामने छत पे चिपकी हुई दिख रही थी, और आयुष जहाँ जाता वो उसके साथ साहिल की तरफ पहुंच जाती, और इस वजह से आयुष का घर में भी रहना मुश्किल, बाहर कहीं जाना मुश्किल। मतलब वो जीते जी बस ऐसा हो गया जैसे उसके साथ में कोई आत्मा लैच हो गई हो, और वो उसको 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ती थी। मतलब जब नहाने जाए तो भी वो आत्मा वहीं पे। तो इस तरह से आयुष बिल्कुल मेंटली, जैसे कि वो होते हैं ना डिस्टर्ब बंदे, वैसा होता जा रहा था। उसकी तबीयत कंटिन्यू खराब हो रही है, बुखार तो कभी जा ही नहीं रहा, और धीरे धीरे वो अपनी चीज़ें, मतलब क्या हो रहा है, क्या सब कुछ भूल रहा था, उसे कुछ भी होश नहीं। और शायद उस आत्मा की प्लानिंग भी यही थी कि वो इसी तरह से करते करते आयुष को मार के अपने साथ ले जाएगी। लेकिन इसी बीच में जो पुरोहित जी नहीं होते घरों के देखने वाले, जो मतलब टाइम टाइम पे घर पे आते रहते हैं और लोगों का मतलब पत्री वगैरह देखते हैं, वो आए घर पे, और घर पे आके बैठे आयुष की मम्मी से ऐसे ही पूछने लग गए सब कुछ। इतने में आयुष की मम्मी कुछ बोलती या कुछ पहले बता पाती उनको। पुरोहित जी ने पहले पूछा कि इस घर में सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग आ रही है। तो आयुष की मम्मी रो रो के बताने लग गई कि उनका लड़का इतने टाइम से इतना ज़्यादा बीमार है और डॉक्टर भी कुछ खास कर नहीं पा रहे। इंजेक्शन और दवाओं पे चल रहा है, लेकिन ना कुछ बोलता है, ना कुछ कहता है, कुछ भी नहीं बताता, और बस डर के मारे काँपता है, और कभी कभी बिस्तर पे ही वो सब गीला कर देता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्स कंडीशन में है, और पता नहीं वो कब तक चल पाएगा। पुरोहित जी ने बिना देर किए सबसे पहले आयुष की मम्मी को बोला कि जहाँ पे भी है वहाँ मुझे ले चलो। आयुष की मम्मी फटाफट पुरोहित जी को आयुष के रूम में ले गई, और आयुष अभी भी डर के मारे काँपता हुआ बस ऐसे बिस्तर पे लेटा हुआ था, और ऐसे ही ऊपर की तरफ देख रहा था। और जब पुरोहित जी की निगाह पड़ी छत पे, पुरोहित जी को भी वही दिखा जो आयुष को दिख रहा था। और पुरोहित जी ने जैसे ही उस आत्मा को देखा, पुरोहित जी समझ गए कि पूरा चक्कर क्या है और सब क्यों हो रहा है। उन्होंने फटाफट आयुष की मम्मी को पूजा का अरेंजमेंट करने के लिए बोला, और फटाफट पूजा की सारी सामग्री मंगाई। घर में उन्होंने प्रॉपर पाठ किया, घर की शुद्धि की, सब कुछ अच्छे से किया, और आयुष का जो कमरा था उस कमरे को चारों तरफ से बांध दिया, और आयुष को जो भभूति वगैरह होती है वो लगाई, और प्रॉपर जो पूजा के बाद प्रसाद था सब कुछ एकदम अच्छे से दिया गया। आयुष ने सब कुछ
कुछ खाया, धीरे-धीरे वो मतलब कंडीशन उसकी जो थी थोड़ी-थोड़ी इम्प्रूव हुई और धीरे-धीरे वो अपने आप से बैठने लगा और पुरोहित जी ने सब कुछ उससे पूछा कि क्या हुआ था और सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ। आयुष थोड़ी बोलने की कंडीशन में था और वो थोड़ा बेटर फ़ील कर रहा था अब, क्योंकि उसको जो भी आत्मा दिख रही थी फ़िलहाल अभी इस रूम में नहीं थी। पंडित जी ने हनुमान जी का उसको एक लॉकेट दिया। सारी कहानी सुनने के बाद ये बोला कि प्रॉपर वो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाए, वहाँ जाके उनको प्रसाद चढ़ाए और जो हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक होता है उसका पाठ करे। धीरे-धीरे चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएँगी और वो जो आत्मा है वो किसी पिशाचिनी की आत्मा है और वो अब फ़िलहाल इसके पीछे नहीं है, लेकिन कभी भी आगे वो ना लगे इसका ध्यान आयुष को खुद रखना होगा। और भगवान की शरण में जाने के बाद तो वैसे भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि जब भगवान आपके साथ है तो कौन ही आपका नुकसान कर सकता है। और इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आप अपने काम से काम रखते हैं तो वही करते रहें, इधर-उधर के चक्करों में ना पड़े, वरना फिर ऐसे ही कोई भी पिशाचिनी आपको पसंद कर सकती है। और बहुत ज़्यादा क्यूट दिखने की भी ज़रूरत नहीं है यार, देखो ऐसे ही मतलब इंसान तो इंसान, भूत को भी पसंद आ सकते हो, तो इसीलिए थोड़ा कम क्यूट बन के रहा करो। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और यार कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लग रही है और सब्सक्राइब करना तो तुम भूलते ही नहीं हो यार, क्या बोलूँ दोबारा से।